गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू सॉरी शिवाली। तो आज हम नए टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है। लास्ट यूनिट ही हम लोग देख रहे हैं। आपको देखिए, हम लोग लास्ट यूनिट मेरी तरफ से, और जो सेकेंड लास्ट यूनिट है वो हम पढ़ाएंगे आपको। बाकी जो पोर्शन है वो डॉक्टर RS खान से पढ़ा रहे होंगे। ये जो पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स कंबाइन है। तो जितना जेनेटिक्स का पोर्शन है वो लास्ट के 2 यूनिट्स में है। बाकी का जो पोर्शन है वो मॉलिक्यूलर है। ठीक है, तो काफी मान के चलते ये पेपर काफी लेंदी पेपर बनता है आपके लिए। दोनों चीजें हैं ना इसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है और जेनेटिक्स भी है। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स। इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स, तो हम लोग जीन इंटरेक्शन की आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जीन इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले आप एक बार मेंडल को एक बार फिर से आप समझिए, एक बार रिमाइंड करिए कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। समझिए, मेंडल ने भी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन लिए थे? 2 जीन लिए थे। 2 जीन थे यहाँ पे। एक वाई जीन है और दूसरा एक आर जीन है। हम इन दोनों जीन के रिस्पेक्ट में 2 चीजें हम लोग देखे थे। ध्यान से देखिए, अगर एक तो पढ़े थे कि ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट एसार्ट करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं ना पहले ही। इंटरेक्शन आप जीन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंपैरिजन है यहाँ से, तो थोड़ा सा आपको ये चीज समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट ये था, और दूसरा एक कंसेप्ट और निकल के आता था यहाँ पे कि जो वाई जीन है और आर जीन है, ये इंडिविजुअली अपने अपने करेक्टर के लिए एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वाई जीन इंडिपेंडेंट ओवर आर जीन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओन करेक्टर। मतलब बोथ जीन आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस। मैं ऐसे बोल दूं ना, अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं तो बोथ जीन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस बोथ जीन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस। तो यहाँ पे 2 तरीके से इंडिपेंडेंटी मिलती है। इंडिपेंडेंसन 2 तरीके से मिलती है। एक तो मिलती है असाइनमेंट के लिए, और दूसरी मिलती है इंडिपेंडेंसी कहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन के लिए। या हम ऐसे समझें कि वाई जीन का कोई भी इंटरफेयर आर जीन पे नहीं है। देखो, वाई जीन का काम है कि वो सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड कलर। और आर जीन का जो डिटर्मिनेशन है वो है सीड शेप। क्या कभी ऐसा आपने पढ़ा मेंडल में कि वाई जीन इंटरफेयर कर सकता है आर जीन को? कभी आपने पढ़ा ऐसा? मतलब आपने बिल्कुल इन दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के मोड में हम लोगों ने पढ़ा था। बताओ, नहीं था ऐसा ना? चलिए, यही तो मैं बिल्कुल यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई सी का इंटरफेयर नहीं है। अब जरा ये बताओ मुझे, एक थोड़ा सा आप मुझे, अगर हम इस तरीके का क्रॉस करा दें, एक बार मेंडल को याद कर लेते हैं। तो ये इस क्रॉस को हम लोग बोलते हो डाई हाइब्रिड सेल्फिंग। सबको पता है ना? यहाँ पे 9:3:1 फिनोटाइप रेशो आएगा। ये 9/16 हो गए, ये 3/16 हो गए, ये 3/16 हो गए।
ये 1/16 हो गए। बोलो, ये सबको पता है ना, सेल्फिंग में ऐसे रेशो आता है सबका। यहाँ पर भी मेंशन है, देखो 9:3:2, ये भी तो मेंशन है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या याद रखना, यहाँ से क्या चीजें लेनी है, जीन इंस्ट्रक्शन जो आपको आसान लगेगा वो लगेगा। ये जो ट्रिक है, ये रिप्रेजेंट करने का जो ट्रिक है, इसको जरा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लो। ये रिप्रेजेंटेशन आपको काम आएगा जीन इंटरेक्शन में। हालांकि वहां पे एक जीन दूसरे जीन पे किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तो ये रेशियो मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई मतलब होता है कि वो इंटरेक्शन के अनुसार ही उसका मॉडिफिकेशन होगा, ये मॉडिफिकेशन होगा इंटरेक्शन का। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रिक यही अप्लाई करेंगे कि यही इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, एक बार हम अगर टेस्ट क्रॉस देख लें, तो टेस्ट क्रॉस अगर कराएं तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस माना जाएगा ना। दिस इज ए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यहाँ पे भी 4 बनेंगे, लेकिन उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, और ये। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा, 1:1:1:1:1। तो एक बार आपको ये ध्यान में आ गया कि ये एक सेल्फिंग के किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और टेस्ट क्लास के कैसे रिप्रेजेंटेशन है, 9331 आएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर हम मेंडल को देखें, अब जरा इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे 2 तरीके की इंडिपेंडेंसी थी, किसमें, मेंडल में 2 तरीके के इंडिपेंडेंसी थी। एक इंडिपेंडेंसी थी सेग्रीगेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब मैंने बताया था ना, सेग्रीगेशन इन वन लोकस इज इंडिपेंडेंट ओवर सेग्रीगेशन इन अनदर लोकस, ये होता। और दूसरी इंडिपेंडेंसी थी कि अपने अपने जीन के लिए जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब आर जीन में डोमिनेंट और रेसेसिव सीड शेप के लिए है, और जबकि दूसरा जो कलर जीन है वाई एंड स्मॉल वाई, ये सीड कलर के लिए हैं। कभी भी वाई जीन आर जीन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और आर जीन वाई जीन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंसी इन ए डाई हाइब्रिड मेंडेलियन जेनेटिक क्रॉस दैट इज रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमने अभी बताया आपको। अब जब हम जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो ये तो आपको फॉलो करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो फॉलो करेगा। ये रेशियो 9331 जो आता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण आया था। ये रेशियो तो फॉलो, ये सॉरी रेशियो तो बदलेगा लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो होगा। याद, जैसे मान के चलते हैं, मैं अगर आपके सामने एक अलग तक बना देते हैं, मान के चलते हैं ये एक कोई हेटेरोजाइगस है, इसके 4 गैमेट बनने हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। अब बताइए, इसको देख करके क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है? बिल्कुल, अगर इक्वल है, आपस में इक्वल है, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दीज आर इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। अब फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जो दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा जो है ये वाला, जो एक जीन दूसरे जीन पे इंडिपेंडेंट है, ये फॉलो नहीं करेगा किसके साथ, जीन इंटरेक्शन के साथ। मतलब यहाँ पे वन जीन अनदर जीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे फॉर वन करेक्टर, एक करेक्टर होगा। तो इसको जरा हम ऐसे समझते हैं। अब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में, हम समझ लेते हैं सर, जीन इंटरेक्शन को थोड़ा सा यहाँ समराइज करते हैं। जीन इंटरेक्शन क्या है, जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो जीन इंटरेक्शन को अगर हम समझें तो थोड़ा सा 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये एक लोकस है, अब एक ये लोकस है, ये एक लोकस मान लिया। अब बताओ, जब जब कोई इंटरेक्शन विद इन द लोकस होगा, जब कोई इंटरेक्शन विद इन द लोकस होगा तो उसको बोलते हो एलेलिक इंटरेक्शन। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ये लोकस
और ये लोकस आपस में इंटर करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन एलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिक इंटरेक्शन। तो पहले तो यह समझ लीजिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन एलिक इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। नॉन एलिक, नॉन एलिक मतलब हो गया कि इंटरेक्शन बिटवीन जीन दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकस। इस लोकस में, या ऐसे भी कह सकते हो इस लोकस के और इस लोकस के बीच में भी नॉन एलिक माना जाएगा। क्रोमोसोम एक ही पे लेकिन ये भी नॉन एलिक माना जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। नॉन एलिक, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। अब बात आता है कि एलिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एलिक इंटरेक्शन जैसे कंप्लीट डोमिनेंस है, एक कंप्लीट डोमिनेंस एलिक इंटरेक्शन था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एलिक इंटरेक्शन है। कोडोमिनेंस एक एलिक इंटरेक्शन है। मल्टीपल एलील एक एलिक इंटरेक्शन है। मैं ये सब विद इन द लोकस के इंटरेक्शन थे, लेकिन जो नॉन एलिक इंटरेक्शन है तो एक जीन का दूसरे जीन से। अब बताइए एक, अब यहाँ पे आप जीन इंटरेक्शन को आप समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे वन करेक्टर होगा, करेक्टर एक ही होगा। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जीन इंटरेक्शन अगर आपको पहचानना है तो वन करेक्टर ही, ध्यान से देखिएगा, क्या उसमें दो करेक्टर तो नहीं है। अगर कहीं दो करेक्टर होंगे तो वो फिर मान के चलिए फिर वहां पे जीन इंटरेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर वो डाइहैबिट मेंडल का चला जाएगा। लेकिन करेक्टर वन होगा, लेकिन उस करेक्टर के लिए जीन दो होंगे, दो जीन्स होंगे, दो जीन होंगे। अब वो दो जीन होंगे कैसे होंगे, नॉन एलिक। मतलब एक लोकस ये मान लेते हैं, दूसरा लोकस ये मान लेते हैं, तो ये आपस में कैसे हो गए, ये आपस में कैसे हो गए, नॉन एलिक। यहाँ पे ए जीन मान लेते हैं, यहाँ पे बी जीन मान लेते हैं, तो ये नॉन एलिक हो गए ना, नॉन एलिक जो बता रहा था। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होंगे, क्या होंगे, इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होंगे। अब ये इंटरेक्शन केवल एक टाइप का नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप्स, यही तो पढ़ना है। अब टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो आप अपने दिमाग में इतना बना लीजिए कि नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे एक करेक्टर के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन दो जीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और इंटरेक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर पहले बायोलॉजी में देखे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंट एपिस्टेटिस, डुप्लीकेट इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन। केवल एक टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है, हर किसी में दो जीन और एक कैरेक्टर की बात करेंगे, जिसके हालांकि आपको इंटरेक्शन के बारे में एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो दोनों ए और बी जीन है ये इंडिपेंडेंट एसार्ट करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इसमें लिंकेज नहीं है। देखो अगर लिंकेज ले लोगे ना तो फिर ये रेशियो फिर और बदलेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो कंपटीशन में कभी अगर आप तैयारी करोगे तब जरूर क्वेश्चन बनते हैं कि कोई जीन इंटरेक्शन, जैसे कोई जीन इंटरेक्शन है खास, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन के साथ लिंकेज भी है, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है कि आपको फिनोटाइप रेशियो ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो जीन इंटरेक्शन भी है और लिंकेज भी है। तो जो फिनोटाइप रेशियो हम लोग पढ़ते हो जनरली, वो सब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के बेसिस पे फिनोटाइप रेशियो बनते हैं, लेकिन जब लिंकेज होगा तो वो रेशियो बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को ही फॉलो करूंगा। इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का मतलब वही मैं रिपीट कर देता हूं, सेग्रीगेशन इन वन लोकस इज इंडिपेंडेंट ओवर सेग्रीगेशन इन अनदर लोकस, यही मतलब होता है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। अब बताओ यहां तक समझ में आया? तब मैं थोड़ा सा टाइप बताऊं, कितने टाइप के जीन इंटरेक्शन हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। मैं वन वन एक करके एक समरी बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्शन के टाइप देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन के टाइप देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप में यही दिखा देता हूँ क्या, ये
एक एडिटिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो मैं अपनी तरफ बता देता हूँ थोड़ा सा। हम अगर आप ऐसे देखिए जरा, टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखो, आप एक काम करिए, आप मान लेते हैं इस तरीके का कोई क्रॉस है। आप जरा बताइए, ये एक सेल्फिंग है ना, तो हो सकता है इंटरेक्शन। आप बताइए इसके जो वो बनेंगे, जो प्रोजेनी बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। दूसरा बनेगा, देखो आज इंट्रोडक्शन ही बताएंगे, कल हम एक एक करके समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर मैंने सिलेबस देखा था, उसमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों दिया हुआ है। लिंकेज तो मेरे पास सिलेबस ओल्ड वाला तो नहीं है, आई थिंक, मुझे लग रहा। मे भी तो शायद आपके पास ओल्ड वाला होगा, क्योंकि नए सिलेबस में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों मेंशन है। अरे चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो जिन इंटरेक्शन के बाद हम जस्ट लिंकेज और क्रॉसिंग में पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, हम लिंकेज तो उसके लिए 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो अभी हम जिन इंटरेक्शन ही कर लें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अलग से बाद में पढ़ा देंगे। यस सर। ठीक है, ये एक बन गया। देखो तो इससे आपको काफी समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर कोई भी इंटरेक्शन आएगा तो आप आसानी से लिख लोगे, यही बनते हैं ना। एक बार एक काम करिए, अगर हम मान के चले इसमें इंटरेक्शन नहीं है, हम पहली सिचुएशन ले लेते हैं नो इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा, इसका कितना होगा 9/16, इसका कितना होगा, सॉरी 3/16, इसका कितना होगा 3/16, इसका कितना होगा 1/16। ये आ गया पहला नो। हम थोड़ा कंपेयर करने के नो इंटरेक्शन के साथ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं एक एक इंटरेक्शन बताना चाहूंगा। जैसे मान के चलो, देखो दूसरा देखिए जरा, अब देखिए मान के चलते हैं इसका जो फिनोटाइप है ये P1 है, इसका भी फिनोटाइप P1 आता है, लेकिन इसका फिनोटाइप है P2 और इसका फिनोटाइप है P3। अब मैं इंटरेक्शन आप खुद बोलोगे, ध्यान से समझिएगा। अब समझिए इन दोनों का फिनोटाइप एक जैसा आया, तो ध्यान से समझ बताइए जरा, इन दोनों में कॉमन क्या है जो P1 फिनोटाइप आया, कौन सा एलील ऐसा है जो आपको कॉमन दिख रहा है, बताओ कमेंट करके, समझ जाओगे। कौन सा ए है? वाला कॉमन। ए कॉमन है, बिल्कुल यही सर तो मैं, ए कॉमन है, डोमिनेंट ए कॉमन है ना। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आता हो कि जो ये डोमिनेंट ए एलील है वो इपिस्टेटिक इफेक्ट कर रहा हो बी को, मतलब सामने वाले एलील में चाहे कोई भी एलील हो, हम तुम्हारा फिनोटाइप आने नहीं देंगे। मतलब वन एलील, वन डोमिनेंट एलील सप्रेस द इफेक्ट ऑफ एन अदर नॉन एलिलिक। कौन सा नॉन एलिलिक हो गया, बी एलील ना, डोमिनेंट बी एंड रेसिस्यू बी। तो बताइए अगर ऐसा होगा तो P1 फिनोटाइप इसीलिए दोनों जगह आएगा ना, बताओ बच्चों, आएगा ना। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट ए है ही नहीं, तो इसके कारण अब इसको मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अब बी के कारण जो फिनोटाइप आना चाहिए था वो फिनोटाइप आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ना तो आपको डोमिनेंट बी है ना तो डोमिनेंट ए है, तो एक नया एक अलग फिनोटाइप आएगा जो दोनों को रेशियो से आना चाहिए था। तो मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे मान के चलते हैं कि अगर ए सप्रेस कर रहा है किसको, बी को, और या फिर आपको स्मॉल बी मान लो, ठीक है। अब बी के पास अपना खुद अपना एक फिनोटाइप है जिसको हमने P2 मान लिया। अब अगर ये होमोजाइगस होते हैं दोनों तो एक P3 फिनोटाइप है। अब ये बताइए ये रेशियो कौन सा बन गया, क्या रेशियो आपको दिख रहा होगा, आपको बड़ा आसानी से रेशियो निकल गया होगा। आपको करना क्या है, जो आईडी तो करना है, जरा ऐड करिए, कौन सा रेशियो आपको यहाँ पे मिला, जरा ऐड करिए, आपको ऐड करना है। देखो 9331 के डेविएशन ही होंगे, तो जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 12, ये टोटल हो जाएंगे 12/16। अब ये हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगा 1/16,
तो ये रेशियो आ जाएगा 12:3:1। अब ये रेशियो आता है किसमें, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। किसमें आता है, डोमिनेंट, यहां लिख देते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। बताओ कुछ तो समझ में आया, अभी बताएंगे बाद में एग्जांपल करके। कुछ तो ये समझ में आया कि हाँ डोमिनेंट एपिस्टेटिस का क्या मतलब था। डोमिनेंट का मतलब होता है कोई डोमिनेंट एलील। सर एपिस्टेटिस मतलब क्या होता है? हाँ एपिस्टेटिस एपिस्टेटिस मतलब होता है सप्रेस करना। एपिस्टेटिस मतलब ऐसा होता है, अभी हम बाद में बताते, जैसे मैं यहाँ बताया ना कि ए जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करना, इनहिबिट करना, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एपिस्टेसिस। ठीक है, और जो कर रहा है सप्रेस उसको बोलते हैं एपिस्टेटिक, और जो सप्रेस हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, किसी दूसरा कोई बोलने की कोशिश कर रहा था, बताओ। बोलो, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जरा। मान लो हम एक दूसरा फिनोटाइप एक देखते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका फिनोटाइप P1 है, ठीक है, और इसका फिनोटाइप P2 है, इसका फिनोटाइप P3 है, और इसका P3 है। अब जरा देखो क्या फर्क दिख रहा है आपको। तो ये दो फिनोटाइप एक जैसे हो गए ना, आपको इंटरेक्शन देखना है ना कि इंटरेक्शन कहां से मिलेगा जब ये दोनों एक जैसे हो गए ना। जबकि मेरे हिसाब से जब इंटरेक्शन नहीं था, दो अलग अलग थे ना, तो इन दोनों का फिनोटाइप एक हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस P3, दिस जीनोटाइप ऑफ P3, जीनोटाइप ऑफ P3, दिस स्मॉल ए कॉमन है? रिसेसिव ए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे जो रेसेसिव अलील है वो एपिस्टैटिक है, मतलब, और रेसेसिव अलील तभी एपिस्टैटिक हो जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। तो ये यहां से निकल के आया है कि स्मॉल ए इज एपिस्टैटिक ओवर, ये मतलब एक सिंबल है एपिस्टैटिक का। इस पे बी जीन डोमिनेंट हो चाहे आपको रेसेसिव हो, ठीक है। अब बताइए, तब ये जब एपिस्टैटिक होगा तो जहां पे स्मॉल ए आएगा वहां पे वही फिनोटाइप आएगा ना। अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो वहां बहुत अच्छी तरह से क्लियर आएगा। अब बताओ ये रेशियो कैसे बदलेगा, क्या रेशियो बदल के आएगा? अब ध्यान से जोड़िएगा, जोड़िए तो ध्यान से देखिए, ये 9:3:4 आएगा, 9:3:4 आएगा। ध्यान से देखो, देखो ये 9 अलग हो गए, ये 9 अलग हैं, फिर ये 3 अलग हैं। अब ये तीनों दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 9:3:4 अगर आता है तो इसको बोल देते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। क्या बोल सकते हो? रेसेसिव एपिस्टेसिस। बताओ, तो रेसेसिव एपिस्टेसिस होता है कि कोई होमोजाइगस रेसेसिव अलील एपिस्टेटिक इफेक्ट दे रहा किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन पे। तो दोनों में फर्क क्या था? यहाँ पे डोमिनेंट एलील एपिस्टेटिक कर रहा था। देखो डोमिनेंट एलील एपिस्टेटिक करेगा तो फिर वो 12 हो जाएंगे एपिस्टेटिक वाले। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट एलील यहाँ पर भी है और डोमिनेंट एलील यहाँ पर भी है, तो 9:3:12 हो जाएंगे। अगर कोई रेसिड्यू एपिस्टेटिक होता है तो केवल रेसिड्यू वाले फिर तो मिला करके 4 ही आएंगे वो टोटल। इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अगर स्मॉल भी एपिस्टेटिक हो सकता था। अगर आप किसी को एक को मानना ही पड़ेगा ना, किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा एपिस्टेटिक समझने के लिए। यहाँ तक समझ सबको आ गया? चलो अब देते हैं इसी में, मैं इसी में क्या करता हूँ, ये मैं रब कर देता हूँ, मैं दूसरे समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, तो ये हो गए। अब ऐसा करते हैं, आपको हो गया, कितने हो गए? 2 इंट्रैक्शन आपके सामने आ गए। अब नेक्स्ट इंट्रैक्शन एक और आपको बताते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो कौन सा है। देखो ऐसा है, ये इसको समझने से ऐसा मत सोचो कि आप थ्योरी यहाँ से बन जाएगी। थ्योरी के लिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये कि थ्योरी आपको फिर समझ में अच्छे से आएगी। मतलब आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंट्रैक्शन नंबर तीसरा ही आएगा। 2 इंट्रैक्शन हो गए। जैसे मान के चलते हैं इसका फिनोटाइप P1 है, इसका फिनोटाइप P2 है, इसका भी P2 है,
इसका भी P2 है। तो जरा बताइए, आपके दिमाग में कुछ आया जरूर होगा कि कोई एक ऐसा फिनोटाइप है जिसको बनने के लिए दोनों जीन से डोमिनेंट एलील का कम से कम एक डोमिनेंट एलील होना जरूरी है ना। आपके दिमाग में ये तो आया होगा। मतलब एक ऐसा फिनोटाइप है, मतलब ऐसे मान सकते हैं दैट इज एनी वन फिनोटाइप इज one phenotype occur when both dominant allele in the both locus in the both gene। मतलब आपको किसी भी दोनों जीन से एक एक डोमिनेंट एलील का होना जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं दीज जीन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप्स। तो जैसे ये P1 फिनोटाइप है तो आप समझ सकते हो कि P1 ये अलग हुआ, बाकी P2 क्यों अलग हो गए। तो मैं जहां तक देख रहा हूं कि यहाँ पे डोमिनेंट ए है, डोमिनेंट बी है। तो जरा ये बताइए जरा, अगर किसी करेक्टर के लिए कोई भी एक ऐसा फिनोटाइप जिसमें ए का होना और बी का होना जरूरी हो तभी वो फिनोटाइप आएगा, तो बताओ केवल यहीं पे फिनोटाइप आएगा, बाकी कहीं फिनोटाइप मिलेगा? या ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान के चलते हैं आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो ना सब लोग। मान लीजिए सपोज करिए ए जीन यहाँ पे है, ए जीन का काम यहाँ पे है और बी जीन यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब ये कोई आपको प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर है, अब ये बन गया इंटरमीडिएट, तब जाके यहाँ पे पिगमेंट बना और पिगमेंट से तब कलर आ रहा, उसका नाम है रेड। पिगमेंट से तब उसका रेड कलर आ रहा, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए रेड फिनोटाइप कब आएगा? जब ए जीन भी डोमिनेंट हो, बी जीन भी एक्टिव होना, दोनों ए जीन भी और बी जीन का भी होना जरूरी है, तभी तो रेड आएगा। इस पाथवे को ध्यान से देखिए, रेड फिनोटाइप तभी आएगा जब ए जीन और बी जीन, क्योंकि ए जीन होगा तब जाके ये स्टेप पूरा होगा, बी जीन होगा तब जाके ये स्टेप पूरा होगा, तब जाके पिगमेंट बनेगा। अगर मान लो अगर कोई स्मॉल ए है तो जानते हो क्या होगा, ये स्टेप नहीं हो पाएगा। जब ये स्टेप नहीं हो पाएगा तब भी व्हाइट रहेगा, मान लीजिए व्हाइट रहेगा। चाहे बी जीन अगर रेस्यू हो जाए स्मॉल बी तब भी व्हाइट होगा, चाहे दोनों रेस्यू हो जाए तब भी व्हाइट होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इसके साथ मैच कर रही है कि किसी भी एक फिनोटाइप, कोई एक फिनोटाइप है, कोई एक कैरेक्टर, इसके लिए दोनों नॉर्मल जीन का होना जरूरी है। अब बताओ ये रेशियो कौन सा बना? जल्दी बताओ ये कौन सा रेशियो बना? आप कमेंट बताइए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं इधर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस इंटरेक्शन? आपको बस जोड़ना है तो है 9:7। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, 9:7। और 9:7 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये रेशियो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे 9:7 आ गया। अब इस इंटरेक्शन के साथ हम बोलते हैं, उसका नेम ऑफ इंटरेक्शन नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री, अब बताओ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? नाम लग रहा है कि कोई दो जीन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी एक फिनोटाइप के लिए। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री? समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री? चलो नेक्स्ट आते हैं, जरा नेक्स्ट आते हैं। सर हाँ सर बोलो। ये P2 जो आपने थर्ड में लिखा है, जो रिसेसिव एलील्स हैं दोनों A और B, सर इनका फिनोटाइप और बाकी दो का सेम कैसे हो सकता? ये एक्चुअली ऐसा है ना, अच्छा समझो जरा, मान लेते हैं ए और बी मिल करके तब जाकर के रेड फिनोटाइप आता है, ठीक है। अब बताइए अगर स्मॉल ए हो जाए कहीं पर भी तब भी व्हाइट आएगा, स्मॉल बी अगर किसी लोकस में हो जाए तब भी व्हाइट आएगा, अगर दोनों जगह स्मॉल तब भी व्हाइट आएगा। भाई बात तो वही हो गया। तो ये P2 सब एक जैसे नहीं हो जाएंगे? बोलो। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ वो अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा। अभी मैं एग्जाम्पल कहाँ ले रहे हैं, अभी तो केवल हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, जो P2 तीनों में आया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव अलील शो करेंगे अपने कैरेक्टर्स? नहीं
इसको ऐसे बोल समझिए, तीनों में इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे बी डोमिनेंट बी जिनकी कमी थी, यहाँ पे डोमिनेंट ए जिनकी कमी थी, और यहाँ पे दोनों कमी है, बात वही हो गया ना। अब वो पाथवे दिमाग में रखिए ना। तो ये जो स्मॉल है ना, ये म्यूटेंट है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनका ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो पाथवे का जो एंजाइम वो नहीं बन पा रहा है फंक्शनल, यही तो मतलब हुआ। कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। ओके सर, मतलब ये अभी हमारा इसमें assumption है। change हो गया। अभी मैं गया नहीं, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। हाँ तो फोन कर लो ना एक बार, हम क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो लाइव हूँ। तो ये आपको समझ में आया सबको, अब आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं जरा। देखो नेक्स्ट देखिए जरा। अब मान के चलिए इसका भी P1 फिनोटाइप हो, इसका भी P1 हो, इसका भी P1 हो, इसका P2 हो। अब बताओ क्या समझोगे, अब क्या समझोगे? अब ये समझ में आ रहा कि ए जीन, जो ए जीन के पास इंफॉर्मेशन है वही जीन बी के पास भी है, मतलब ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन हुआ। कौन सा? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता है कि ए जीन का जो फिनोटाइप है और वही फिनोटाइप बी का भी है, वही फिनोटाइप बी का भी है, मतलब ए का जो फिनोटाइप वही बी का भी है, और दोनों एक साथ आते हैं तब भी वही फिनोटाइप आएगा। मतलब टू नॉन एलिक जीन प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप व्हेन दे सेम टुगेदर और सेपरेटली। अब बताओ इसका फिनोटाइप रेशियो क्या बनेगा? व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ रेशियो? क्या बनेगा? 15:1। 15:1 बनेगा ना। अब देखो इतनी जल्दी समझ जाते हो ना आप लोग, तो हम डुप्लीकेट के लिए 15:1 दे दें, सॉरी 15:1 दे दें, डुप्लीकेट हो गया। एक और बचा है, उसको ले लेते हैं, बस सभी हो जाएंगे। एक और है, वो थोड़ा सा अलग है, हालांकि रेशियो पहले भी आ चुका लेकिन उसका नाम अलग है। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेस्ट आपने नाम सुना होगा। सप्लीमेंट्री में ऐसा होता है, जैसे मान के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोई प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर मतलब मान के चलिए कोई भी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो ब्लू है, और यहाँ पे कोई ग्रे फिनोटाइप है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए जीन का रोल है, यहाँ पे बी जीन का रोल है। अब ये बताइए मुझे, आप लोग बताइए, तो ए जीन है वो अपने फिनोटाइप के लिए इंडिपेंडेंट है ना? ए जीन के कारण ब्लू आ सकता है, बताओ जरा। ए जीन अगर अकेला हो तब भी ब्लू आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ए ब्लू दे सकता है। क्या बी जीन बिना बी जीन मतलब डोमिनेंट बी जीन क्या डोमिनेंट ए के बगैर ग्रे दे सकता है? नहीं दे सकता। नो सर। समझिए ध्यान से, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जीन डिपेंडेंट है और दूसरा जीन इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई ऐसा इंटरेक्शन, इनमें से वन जीन इज ए डिपेंडेंट ओवर अदर जीन व्हाइल अदर जीन इज इंडिपेंडेंट ओवर दिस जीन, तो ऐसा इंटरेक्शन हो जाएगा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसको समझेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे जब दोनों आ गए तो P1 आ जाएगा, ठीक है, ये P1 मान लो। यहाँ पे क्या है, मान के चलते ए दे सकता है अपना खुद का, तो ये P2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बी बिना ए के दे नहीं सकता, बी तो है लेकिन बिना ए के दे नहीं सकता, तो जो फिनोटाइप इसका आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो ये P3 हो जाएगा, इसका भी P3 हो जाएगा। बोलो है समझ में? तो रेशियो क्या बनेगा जल्दी बताओ, टाइम कम बचा हुआ है। 9:3:4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9:3:4 बन जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 9:3:4 रिसेसिव स्टेटस में भी आया था और 9:3:4 यहाँ भी आएगा, लेकिन हम समझाने के लिए जब एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 9:3:4 और 9:3:4 यहाँ कैसा है। ये समझ में आया 9:3:4 सभी को? 9:3:4 समझ में आया सभी को? यस सर, 9:3 तो समझ आ गए, लेकिन ये दोनों में P3 P3 कैसे हो जाएगा? हाँ ऐसे हो गया। देखो देखो देखो, इसके पास ये जो इसके बाद डोमिनेंट बी तो है, मैंने कहा था ना डोमिनेंट बी तो ग्रे तभी दे पाएगा जब दूसरी तरफ से ए हो, तो ए वाला काम करेगा नहीं, तो जो प्रिकर्सर के कारण जो
पिगमेंट जो बनना चाहिए, मान लीजिए व्हाइट है तो व्हाइट रहेगा ना उसका, बताओ बच्चों। तो डोमिनेंट बी आने से क्या मतलब हुआ, उसको सामने से चाहिए ना डोमिनेंट वाला। स्मॉल है तो ये तो काम करेगा नहीं, स्मॉल है तो काम करेगा नहीं स्मॉल है। तो जो फिनोटाइप इसके कार्ड आएगा, मतलब कोई भी डोमिनेंट नहीं है, वही फिनोटाइप इसका भी होगा। बोलो, यस सर। समझ में आ गया होगा आपको। अरे वही बात हो गई, दो दोस्त आपस में रह रहे हैं, एक क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भैया हम खाना नहीं बना सकते हैं, दूसरा कहता है कि तुम नहीं होगे तब भी हम बना सकते हैं। यही तो हुआ ना। तो अगर वो चला जाएगा तो खाना बनेगा नहीं, वो चला जाएगा तो खाना तभी बन जाएगा ना। यही तो हुआ ना। हाँ, चलो तो इतना आज ही पर्याप्त है। तो हम जब नेक्स्ट जो होगा, आपकी एक क्लास मैंने मैनेज कर ली, जो आपको एक क्लास मैंने नहीं ले पाए थे ना मंडे को। और एक काम करते हैं कि अब मंडे को जो होगा तब हम एक एक करके हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि हम फिर अब इधर तो नहीं बताना, सीधे सीधे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो होगा आपका डोमिनेंट एपिस्टेटिस पढ़ेंगे हम। पहले एपिस्टेटिस ही पढ़ेंगे। तो एपिस्टेटिस के बच्चों 3 टाइप होंगे, एक डोमिनेंट एपिस्टेटिस, एक रेसेसिव एपिस्टेटिस, एक और एपिस्टेटिस, उसको हम बता देंगे डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेटिस भी होता है। तो हम एपिस्टेटिस पे आएंगे सीधे सीधे, तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं एपिस्टेटिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। एपिस्टेटिस पढ़ाने के बाद में हम पढ़ाएंगे, फिर आपको उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद पढ़ाएंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के बाद डुप्लीकेट जीन इंट्रक्शन, जिसमें बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ इंट्रक्शन ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा ना, क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है, तो वो चीज आपको